हाल ही में यूपी के नोएडा में मजदूरों, कामगारों और कंपनियों के कर्मचारियों ने कम वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कई दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अचानक ये प्रदर्शन उग्र हो गया, आगजनी होने लगी, खूब सारी आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया, पत्रकारों तक को पीट दिया, बहुत सारे मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। परिवार वाले बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, अपनों की तलाश करते रहे। अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि उसी रात यानी रातों रात यूपी की सरकार को वेतन बढ़ाने का ऐलान करना पड़ा। यानी सत्ता को यह मालूम था कि कर्मचारियों को जो मिल रहा है वेतन वो बहुत ही कम है। ये कर्मचारी आखिरी हद होने पर सड़क पर आए हैं। जब मिल रहे वेतन से जीवन चला पाना मुश्किल हो गया तब जाकर सड़क पर आए हैं। या फिर सत्ता को यह डर भी था कि पहले से ही होर्मुज संकट के कारण ऊर्जा की समस्या हो रही है, मिल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। यदि ये कर्मचारियों का आंदोलन बढ़ा तो प्रोडक्शन और सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी, और जब कंपनियां प्रभावित होंगी, निवेश घटेगा, तो कुल मिलाकर सत्ता पर असर आएगा, चंदा भी कम मिलेगा और वोट भी। अगले साल यूपी में विधानसभा का चुनाव भी तो है। लेकिन इन सब के बीच समझने वाली बात यह है कि जो हमने इस वीडियो में भी कहा था कि सरकार के पास ऐसे तमाम संसाधन होते हैं जिनसे वो जानकारी रखती है कि देश के किस वर्ग के भीतर कौन सी समस्या चल रही है, कौन सी प्लानिंग चल रही है, कैसा गुस्सा है, कौन सी डिमांड है। यदि कहीं कोई संकट है तो उसे बड़ा होने से पहले ही समय रहते संभाल लिया जाए, स्थिति बिगड़ने न पाए। असल में सरकारों की यही जिम्मेदारी भी होती है। मगर समझने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में कई भाजपाई सरकारें इस मामले में फेल रही है। पिछले दिनों हरियाणा के कुछ शहरों में मजदूरों और कर्मचारियों ने कम वेतन को लेकर विरोध किया, काम पर जाना बंद कर दिया। फिर वहां वेतन की वृद्धि की गई। वही माहौल नोएडा में भी बना, यहाँ तो हिंसा हो गई। तो समझने वाली बात यह है कि जिन औद्योगिक शहरों को वर्तमान सत्ता संभाल भी नहीं पा रही, यानी इन शहरों को इन लोगों ने बनाया नहीं है, बसाया नहीं है, बना बनाया मिला है भाजपाई व्यवस्था को, फिर भी उसे संभाल नहीं पा रहे, तो फिर बनाने वालों ने कितनी मेहनत किया होगा, उनका कैसा विजन रहा होगा। क्या आपके मन में कभी आया कि जो नोएडा आज इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है वो किसकी सोच का नतीजा है और इसे किसने बसाया, किसकी सरकार में बसाया गया? तो चलिए आज दिल्ली के आसपास के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं, जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के आसपास जो क्षेत्र आज अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहे हैं, लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, उनका सपना और विजन, उन शहरों को बनाने बसाने का सपना और विजन किसका था। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि जो लोग खुद को विकास पुरुष बता के प्रचार किया करते थे उनकी स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। ऐतिहासिक तथ्य बहुत ही शानदार हैं, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। जो बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, वो एक मुश्त शायद ही कहीं मिले। जो मजदूर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं या नाराज हैं वो भी टकटकी लगाकर देखें और समझें कि जो रोजगार उन्हें आज मिल रहा है इन शहरों में वो किसकी देन है, और आज जो लोग न्यायपूर्ण वेतन तक नहीं दे पा रहे बिना आगजनी के वो किस हद तक असफल हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की आजादी के बाद से। 1947 में देश का विभाजन हुआ, लाखों की संख्या में शरणार्थी यहां से वहां जा रहे थे, वहां से यहां आ रहे थे। अब आप तो जानते हैं कि शरणार्थी शरणार्थी होता है। एक देश में राजा भी रहा हो तो दूसरी जगह जाकर वो ज्यादातर मामलों में खाली हाथ ही होता है। तो जब पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, और वो ये था कि ये लोग रहेंगे कहाँ, और रह भी लेंगे तो खाएंगे क्या। आखिर सरकार कितने वर्षों तक बैठाकर खिला सकती है, और बैठाकर खिलाना भी तो अच्छी बात नहीं है। ये लोग चुपचाप बैठकर खाना भी तो नहीं चाहेंगे, वो भी तो अपने आप में बदनामी वाली बात है। तो साल 1949-50 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एक सपना देखा, और वो सपना था एक नया शहर बनाने का। एक ऐसा शहर जो रहने के लिए जगह भी दे, कमाने के लिए काम धंधा भी, रोजगार भी, और जो लोग भारत पर भरोसा करके पाकिस्तान छोड़कर आए हैं उन्हें कभी पछतावा न हो, वो ये न सोचें कि भारत क्यों आ गए। तो पंडित नेहरू और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने फरीदाबाद नाम के शहर को बसाने का काम किया। सरकार ने जमीन दिया, छोटे छोटे उद्योग लगाए, और ये शहर भारत का पहला रिहेबिलिटेशन प्लस इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। यानी देश का ऐसा शहर जहां शरणार्थियों को नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिला। और इसी के साथ भारत को प्रथम प्रधानमंत्री के प्रयासों के माध्यम से फरीदाबाद जैसा औद्योगिक शहर मिल गया। उस वक्त हरियाणा अलग नहीं था, पंजाब राज्य का ही हिस्सा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद चलते हैं। दिल्ली का औद्योगिक विस्तार किया गया 1950 से लेकर 70 के बीच, काफी तेजी से हुआ। यूपी सरकार और केंद्र की औद्योगिक नीतियों ने गाजियाबाद को बेहतरीन रेलवे प्लस सड़क कनेक्टिविटी दिया। दिल्ली के उद्योगों को यहां पर शिफ्ट किया गया। केंद्र और राज्य दोनों जगह
कांग्रेस की सरकार थी। और ध्यान रहे, भारत उस वक्त इतना पैसे वाला नहीं था, 5वीं और 6वीं अर्थव्यवस्था नहीं था, लेकिन सपना देखने वालों ने उस सपने को जमीन पर उतारने का प्रयास किया पूरी ईमानदारी से, और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आज आइए नोएडा में, पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, शुरुआत 1976 में हुई। जी हाँ, 1976 में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान खाली विपक्ष के नेताओं को जेल में ही नहीं डाला गया, देश के लिए बहुत सारे बेहतरीन काम भी हुए। कभी विस्तार से सारे कार्यों पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल नोएडा की कहानी सुनिए। 1976 में संजय गांधी ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा नाम का शहर बसाने का सपना देखा। इंदिरा गांधी की सत्ता थी, यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी। इन्होंने भी नोएडा को बसाने के लिए जोरदार प्रयास किया। इन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान बेहद कम संसाधनों के होते हुए भी नोएडा जैसे शहर की कल्पना कर लिया और उसका प्लान बना लिया। प्लान को जमीन पर उतार भी लिया, जहां आज लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लाखों लोग वहां रहते भी हैं। वैसे इमरजेंसी से ही आपको याद दिला दें कि इसके पहले ही संजय गांधी ने भारत के लोगों को सस्ती कार दिलाने का सपना देखा और मारुति सुजुकी को 1971 में भारत लेकर आए। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में जो मिली वो इतिहास है। इसके बाद दुनिया भर की तमाम कंपनियां धीरे धीरे भारत में अपनी अपनी कारें बेचने आ गई। भारत में भी कई कंपनियां खड़ी हो गई। नोएडा को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण, सेक्टर प्लानिंग, उद्योगों को प्लांट करना, ये सब उस वक्त की सरकारों ने किया। इसका लक्ष्य था दिल्ली से उद्योग को हटाना और एक प्लांट शहर बनाना, जहां पर चौड़ी सड़कें हों, आवागमन हो, तमाम सुविधाएं हों। इसके बाद नंबर आता है गुरुग्राम का, जो पहले गुड़गांव कहा जाता था। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, यानी जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 90 के दशक में विकास चलता रहा। गुड़गांव के बसाए जाने में कुशल पाल सिंह, जो कि डीएलएफ से संबंधित थे, उनका भी विशेष योगदान बताया जाता है। इसी गुड़गांव में अभी एक हफ्ते पहले हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, क्योंकि उनको वेतन खर्चा चलाने भर नहीं मिल रहा था। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की गई। यानी सोचिए, 80 के दशक में, आज से लगभग 4 दशक पहले, हमारे नेता, देश के नेता, इंदिरा गांधी जैसे नेता, कुछ उद्योगपति ऐसे शहरों का सपना देख रहे थे, आधुनिक शहरों का सपना देख रहे थे और उस पर काम भी कर रहे थे। मगर आज के ज़माने में हमारे नेताओं को, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को यह तक पता नहीं चल पाता कि उन्हीं शहरों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या संकट चल रहा है। यहाँ तक कि 3 दिन तक प्रदर्शन करने के बाद भी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के कानों में जूं नहीं रेंगती, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि मीडिया को मार दिया गया है। गोदी मीडिया पैदा कर दिया गया है और गोदी मीडिया खाली एसी कमरों में बैठ के झगड़ा लगाता है, मुर्गा लड़ाता है। जमीन पर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। और गोदी मीडिया वाले तो जमीन पे जा भी नहीं सकते, वरना जमीनी आदमी सबक भी सिखा सकता है। तो गुड़गांव को बसाने का लक्ष्य था इसे आईटी हब की तरफ बनाना। हरियाणा सरकार ने भी खूब प्रयास किया। 1991 में जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, हरियाणा में बंसीलाल और भजनलाल जैसे लोगों की सरकार थी, तो उन्होंने इन शहरों को बसाने में खूब काम किया। अगला नंबर है मानेसर का। यह दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा इलाका IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर कहलाता है। इसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने भरपूर प्रयास किए। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने भी प्रयास किया। देश में मारुति का पहला प्लांट गुड़गांव में 1983 में लग चुका था, इंदिरा गांधी के प्रयासों से, जो कि संजय गांधी का सपना था। मानेसर में भी साल 2006 में मारुति सुजुकी का प्लांट शुरू हुआ। 1991 के बाद नई आर्थिक नीति का सीधा परिणाम यहां देखने को मिला। भारत का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन गया। यहां पर सालाना उत्पादन क्षमता 15 से 20 लाख गाड़ियों का हो चुका है। मारुति ने यहां पर अपनी बहुत सारी गाड़ियां बनाई हैं। यानी दिल्ली के आसपास जो भी नेशनल कैपिटल रीजन है और यहां जो आज औद्योगिक शहर दिखता है, उनकी जो बसाहट है, इन सब का सपना 1949 से ही देखा जाना शुरू हुआ। और विशेषकर इन सब में योगदान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके बाद इंदिरा गांधी का था। और भी तमाम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बड़ा विजन और उस विजन को पूरा करने का हौसला इन्हीं लोगों ने दिखाया। शुरुआत में शरणार्थियों को बसाना, आबादी का तेजी से बढ़ना, उद्योगों की भीड़ जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण हुआ, ट्रैफिक हुआ, झुग्गियां बढ़ गईं, इन सब से निपटने के लिए आसपास शहर बसाए जाने लगे। लोगों को रोजगार देने के लिए शहर बसाए गए, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया। दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से फैल रही थी, अवैध कॉलोनियां बढ़ रही थी। इससे बचने के लिए नोएडा का मॉडल अपनाया गया। 1991 के
बाद जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था का दबाव बना तो गुड़गांव जैसे शहर और तेजी से उभरे, बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन गए। जब नोएडा भी उभरने लगा तो ग्रेटर नोएडा बना। वैसे आपको याद दिला दें, ग्रेटर नोएडा बसाने में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी विशेष योगदान है। बाद की सरकारों ने भी इसका विस्तार किया। किसी ने यमुना एक्सप्रेसवे दिया, किसी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया, IT और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। अब जरा आप पता लगाइए कि 12 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल का, गुजरात के विकास मॉडल का प्रचार करके आए थे। लगा था कि पूरे देश को लंदन सिटियां बना देंगे। तो जरा पता लगाइए कि इन्होंने कितने शहर बसाए जो भविष्य में लाखों लोगों को रोजगार दे सकें और अभी दे रहे हों। पता लगाइए, सुनने को मिलेगा शून्य। और तो और बसे बसाए लोगों को ढंग से रख पाना तो संभव नहीं हो पा रहा है इनके लिए। नया शहर कहां से बसाएंगे? हाँ, एयरपोर्ट जरूर बना दिया, जेवर एयरपोर्ट। ये भी एक अच्छा प्रयास है, मगर बहुत छोटा सा है। कम से कम एक शहर बसाने और बनाने से तो बहुत ही छोटा है। बसे बसाए शहर में फिल्म सिटी बनाने की बात सालों से चल रही है। न जाने कब ये फिल्म सिटी बनेगी और कब उसमें फिल्म बनेगी। आए दिन यूपी के मुख्यमंत्री इस फिल्म सिटी का नाम लेते हैं, मगर आपको याद दिला दें कि इसी नोएडा में पूर्ववर्ती सरकारों ने, खासकर कांग्रेस की सरकारों ने मिडिया हब तो बना ही दिया। देश भर के तमाम मीडिया चैनल, बड़े चैनल यहीं से संचालित होते हैं। बाकी विश्व गुरु के 100 स्मार्ट सिटी किस गोला पर बनाए गए हैं, जरा पता लगाइए। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट चोरी हो गया, खाली सिटी सिटी बचा रह गया। और ये प्रोजेक्ट भी कोई नया शहर बनाने का नहीं था। जो शहर पहले से बने हैं उन्हें डेवलप करने का था, वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। इंदौर को साल दर साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब देते रहे, लेकिन उसी इंदौर में दर्जनों लोग गंदा पानी पीने से मर गए, यानी मलमूत्र वाला पानी पी के मर गए। ये है हुजूर की स्मार्ट सिटी। बाकी आप भी लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, आपके शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था कि नहीं, और शहर कितना स्मार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि भाजपाई सत्ता ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। कई सारे हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बने, उनका लाभ भी देश को मिल रहा है, भविष्य में मिलेगा। हालांकि उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, मगर फिर भी जिस रफ्तार से दावों और वादों के साथ प्रवेश हुआ था उसकी तुलना में रिजल्ट शून्य से थोड़ा ही ऊपर रहता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसी चीजों को सामने रखा गया, लेकिन इनमें से कोई भी वैसा प्रोजेक्ट नहीं निकला जैसा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, ND तिवारी जैसे अन्य लोगों ने जमीन पर उतार कर दिखाए, जहां लाखों को रोजगार मिले, करोड़ों परिवार चले। तो मूल बात वही है कि एक वो लीडरशिप थी जिसने देश में ढेर सारी समस्याएं, भूखमरी और संकट के बावजूद लाखों लोग जब बाहर से आ रहे थे तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तो बाहर ही हैं, भूखे मर रहे हैं तो मरे, कहाँ रहेंगे हमसे मतलब नहीं, क्या करेंगे हमसे मतलब नहीं। उनको उनकी हाल पर नहीं छोड़ा, उसका हल ढूंढा एक शहर बसाने के रूप में। बड़े बड़े सपने देखे और उनको पूरा किया, शहर बसा दिए। और आज एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे नेता सत्ता में हैं जो उन बने बनाए शहरों को भी ढंग से चला नहीं पा रहे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी किस हाल में हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या संकट हैं। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ जानकारी तो मिली होगी। हमारा काम पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।